now I'm going to interact with everyone here. So 2 किताबें बड़ी क्विक सक्सेशन के अंदर मैंने लिखी हैं और उस वजह से काफ़ी सारे लोग ये भी कह रहे हैं, और ट्विटर के ऊपर जो लोग इतना नहीं पसंद करते और सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग नहीं पसंद करते, ऐसे काफ़ी लोग हैं, वो ये कह रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया ना। तो सबसे पहले तो इसी बात को एड्रेस कर दूं कि इतनी जल्दी क्यों ये 2 किताबें मैंने लिख दी। इसी क्योंकि द फर्स्ट वन पेइंग द प्राइस वाज कंप्लीटेड इन मार्च, और बड़ी जल्दी में मैंने कंप्लीट किया। जल्दी में इसलिए क्योंकि व्हेन यू जस्ट स्टार्ट राइटिंग एंड टाइपिंग इन फ्रंट ऑफ द लैपटॉप, तो आप एटलीस्ट मेरे केस में है जो ज़हन में आता चला जाता है, व्हाटएवर कम्स इन माइंड, कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई सीक्वेंस नहीं, बस आई जस्ट लेट इट ऑल आउट। And then what happened was कि इसकी publication and all that time that it took, मार्च में complete हुआ और जुलाई में officially आपके पास बुक शॉप्स में किताब सही तरह से पहुंची है। I was also noticing कि एक right wing populist movement दुनिया में शुरू हो गई है, and everyone is very angry and people are not talking. They're either inciting violence against one another or cancelling one another. I mean, जो कैंसिल करते हैं वो सबसे अच्छे लोग होते हैं क्योंकि वो कम से कम वायलेंस नहीं करते, तो उनको मेरी तरफ से तो सलाम है कि आजकल के ज़माने में अगर आप मार कुटाई पे नहीं उतरे, मैक्सिमम आप यही कह रहे हो कि जी इसको बॉयकॉट कर दो। आई लव सच पीपल एंड आई रिस्पेक्ट सच पीपल, बट स्टिल वेयर इज दिस एंगर कमिंग फ्रॉम एंड व्हाई डोंट वी अंडरस्टैंड आगे हमने कैसे मूव करना है। तो दूसरी किताब का जो आइडिया था वो उधर आया और मैंने जून में ही स्टार्ट की और जून में ही फिनिश की। एंड सो इससे ये पता चलता है आई एम अ वेरी इम्पेशेंट राइटर, आई एम अ वेरी क्विक राइटर। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भूल जाओ आप लोग, ये नेचुरल इंटेलिजेंस है। इस चीज़ के अंदर नेचुरल ह्यूमन एरर्स भी शायद किताबों में कुछ आप लोगों को दिख जाए। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है एक एक वर्ड को देख देख के कि कोई एरर नहीं होना चाहिए। एंड बट स्टिल यू नो कि एक ह्यूमन ने लिखा है, एक रोबोट ने नहीं लिखा हुआ। But both the books are companions to one another in some sense, although you can read them separately as well. अब इधर मेरे साथ सैयद मुज़म्मिल शाह है और मेरी 2 किताबों की थीम्स बड़ी इंटरलिंक्ड हैं। पहली वाली किताब मैं बड़ा ट्रोल हुआ उस चीज़ के ऊपर कि लग रहा है जैसे कि ना यूट्यूब पे मैं अपनी वीडियो अपलोड कर रहा होता हूँ और हम सारे वो टैग्स डाल देते हैं जिसकी वजह से वीडियो ट्रेंड करना शुरू हो जाए। तो इसने ऐसे चीख चीख के लिखा है रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म और मिसोजिनी और ट्रांसफोबिया, भैया पूरी किताब ही तुम कवर पे लिख देते। तो ट्विटर पे काफ़ी लोगों ने ट्रोल किया है, फिर मैं उनके अकाउंट्स पे भी गया, मैंने चेक किया ये कौन सी सोच से आ रहे हैं। पता चला कि वो आपके यूथ क्लब के भी फैंस हैं, वो आपके कुछ ऐसे भी व्लॉगर्स हैं जिन लोगों के ना वो एक्सेंट थोड़े से फिसलते रहते हैं, वो शायद नेदरलैंड से आए हुए या नहीं आए हुए मुझे नहीं पता। सो मुझे उनकी सोच का पता लग गया कि उनकी क्या पॉलिटिकल पर्सुएशंस हैं। बट उन लोगों को जवाब देना चाहता हूं कि कवर के ऊपर ये जो 4 बातें लिखी हैं ये एमी नहीं लिखी नहीं, क्योंकि द एक्सेस अराउंड विच द डिस्कशन रिवॉल्व्स वो है ही है बारी बारी रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, मिसोजिनी, ट्रांसफोबिया एंड फाइनली क्लास अपार्थाइड। अब उसका जो थीम है दैट इज वेरी पैरोकियल एंड लोकल बाय द वे। ये 4 बातें मैंने पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में की हैं। सो आई एम नॉट श्योर कि अगर कोई आइसलैंड में बैठा होगा या कोई नॉर्वे में बैठा होगा उसको कंप्लीटली समझ आ रही होगी कि पेइंग द प्राइस क्या बात कर रही है या क्या कहना चाह रही है, या रिलेटेबिलिटी मेरे ख्याल से हमारे पाकिस्तानी रीडर्स के लिए ज्यादा है पेइंग द प्राइस में। मैड वर्ल्ड इज मोर ग्लोबल, और मैड वर्ल्ड के अंदर मैंने फिर क्या किया, मैं ये जो लोकल मुझे हिपोक्रेसीज नजर आती हैं उसको उठाकर मैं ग्लोबल लेवल के ऊपर ले गया कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से जो हम लोग देख रहे हैं, और एक हिपोक्रेसी मुझे नजर आ रही है एटलीस्ट, जो हमें बताते थे कि जी हम वेस्टर्न गार्डियंस हैं और सिविलाइज्ड वर्ल्ड हैं, हम चैंपियंस हैं ह्यूमन राइट्स के, उन्होंने कैसे हर पाकिस्तानी पासपोर्ट जो ग्रीन पासपोर्ट होल्डर है, चाहे वो मुज़म्मिल शाह साहब हो, चाहे वो मेहरब हो, चाहे वो मैं हूँ, हमें कटहरे में लाके खड़ा कर दिया, पर्टिकुलरली 9/11 के बाद से, कि हमें प्रूव करना पड़ता है जब भी हम फॉरेन या ग्लोबल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, आई एम पाकिस्तानी बट आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पाकिस्तानी। And in a sense, we are paying the price for someone else's, felonies and misdemeanors. हम किसी और के क्राइम्स की प्राइस पे कर रहे हैं यार। हमने तो कभी किसी के खिलाफ ना वायलेंस किया ना इंसाइट किया, लेकिन हमें बार बार प्रूव करना पड़ता है। मुझे एक फिल्म भी आई थी कि माय नेम इज खान बट आई एम नॉट अ टेररिस्ट। तो क्यों
हमें हर वक्त प्रूफ करना पड़ता है, आप स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप बाहर ट्रेवल कर रहे हो, आप सिविलाइज वर्ल्ड सो कॉल्ड के साथ जब आपका पाला पड़ता है, आपको, मुझे एटलीस्ट हर वक्त ये फील हो रहा होता है कि आई एम वेरी कॉन्शियस कि मैं अपने मुल्क को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी इमेज क्या ऑलरेडी, मैं कटहरे में क्यों खड़ा हो गया, किसने डिसाइड किया कि दिस इज माय प्लेस. सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि वी आर लिविंग इन अ मैड वर्ल्ड एंड इन अ वेरी एंग्री वर्ल्ड. सो इस तरह से वो थीम्स बड़ी इंटरलिंक्ड हैं. तो आई एक्चुअली वांट टू नाउ मूव ऑन टू माय पैनलिस्ट्स एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ें मैंने अपनी बुक में एड्रेस की है मुजम्मिल, और वो मैं अपना वर्जन ऑफ पॉपुलिज्म बाद में बताऊंगा. मैंने ये अपनी बुक के अंदर कहा है, मैंने मेहरब को भी देखा, शी इज एक्सट्रीमली एलोक्वेंट, एक एक वर्ड पर बहुत एम्फसाइज करती है. पॉपुलिज्म और कल्ट, ये वर्ड्स इन्होंने इंटरचेंजेबली बोले हैं. So do you think these words are synonyms for one another, and ये होता क्या और ये है क्या? Well, firstly, congratulations on the launch. और जो पहला क्वेश्चन जो पहले आप एड्रेस कर रहे थे कि is this AI based or not, उस पर मैं ये कहूँगा कि if you read these books, if you haven't read it already, these are basically social commentaries. There is no philosophical complexity involved because he is not attempting to talk to an audience which is sheerly academic. So this is written for the general mass because it is very simply written. So that's why I don't think that it will take a lot of time कि इसको 5-6 साल लग जाए इसको पेन डाउन करने में. So that's one point of clarity. लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि पॉपुलिज्म का जहाँ तक ताल्लुक है, अब उसमें इसका कोई जो एकेडमिक नुएंस है वो इतना इंसाइटफुल नहीं है दैट वी हैव टू लिस्ट डाउन द इंडिकेटर्स एंड अ मेथोडोलॉजी कि जिस तरह मार्क्सिज्म की है या किसी और चीज़ की होती है. तो इसमें यह है कि सिंस इट इज़ अ फिनोमेना विच इज़ स्टिल डेवलपिंग इन टर्म्स ऑफ द एकेडमिक नुएंसेस आर कंसर्न, तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि देयर इज़ समथिंग वेरी सॉलिड विच विल डिनोट कि यार ये पॉपुलिस्ट है और ये नॉन पॉपुलिस्ट है. सो दैट्स वाई जो बेसिक चीज़ होती है वो ये होती है कि इट इज़ कमिंग विद एन अपील ऑफ एंटी एलिटिज्म. सबसे पहले कि जो एलिट्स हैं उन्होंने एक मुल्क को बर्बाद कर दिया या इदारों को ख़राब कर दिया है, और उसके अगेंस्ट नाउ विल ऑफ द पीपल एंड विल ऑफ द मैसेज इज़ गोइंग टू प्रिवेल. और आम लोगों की एक इजारादारी और हुकूमत का टाइम आ रहा है और वो आके सारे निज़ाम को ओवरटेक कर लेंगे और जो सारी एलिट्स हैं उनको उठा के बाहर फेंक देंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, any political philosophy with a trajectory that certain group is completely vilified. एक certain group है जिसको अगर आप इस मुल्क से निकाल के बाहर फेंक दें तो सब पाक हो जाएगा, साफ हो जाएगा, उसके बाद वो हार्पिक से साफ कर देंगे उसको. ठीक, हाँ. तो उसके बाद कोई भी मुल्क में खामी नहीं रहेगी, सब सिंपली ठीक हो जाएगा. सो इट्स अ वेरी सिंपल आंसर टू अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ऑफ रनिंग अ ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी ऑफ द स्टेट. कि उसमें यह है कि इतने आसान जवाबात हैं कि कोई भी आदमी उस बैंड वैगन से बाहर रहे किस तरह से जब उसकी अपील इतनी पोटेंट और स्ट्रॉन्ग हो जाती है. और दूसरी चीज़ ये है कि उसमें एक एंटी इंस्टीट्यूशनलिज्म बड़ा कंसिस्टेंट होता है, यानी कि वो इदारों की रिफॉर्म से ज़्यादा बात ये करता है कि इन इदारों ने तो हमें कुछ नहीं दिया, जस्ट इरेडिकेट देम एंड थ्रो देम आउट ऑफ द विंडो. उसकी वजह है कि इससे तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला, हमारा सारा रॉट ही इसी ब्यूरोक्रेसी की वजह से है. सो दे tend to develop a personality which is above all the institutions of the state. रियासत के तमाम इदारे उसके सबॉर्डिनेट हो जाते हैं, वो एक सुपर किंग बन के आ जाता है और उसके बाद में वो जो कहेगा वो मैनिफेस्टेशन ऑफ द विल ऑफ द जनरल मैस है. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट काम करे या ना करे, या फिर उसके बाद ब्यूरोक्रेसी काम करे या ना करे, पार्लियामान काम करे या ना करे, इफ़ वन मैन इज़ अबव द सिस्टम देन यू हैव ऑल द सॉल्यूशंस. और यहाँ जहाँ पर ये फिलॉसफी प्रिवेल की है वहाँ एक चीज़ कंसिस्टेंट ये होती है कि सबसे पहले लोग एंटी पॉलिटिक्स होना शुरू हो जाते हैं बिकॉज दे आर अब्यूज्ड बाय द पॉलिटिकल क्लास सो मच दैट दे स्टार्ट लिसनिंग टू पीपल हु आर गिविंग देम रॉन्ग सॉल्यूशंस. और हर जगह पे पॉपुलिस्ट को रेलेवेंट होने के लिए बड़े डीपर प्रॉब्लम्स चाहिए. जितना प्रॉब्लम बढ़ेगा उतना पॉपुलिस्ट बड़ा हो जाएगा. नाउ दे हैव अ कोरिलेशन व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. द बिगर द प्रॉब्लम्स द बिगर द पॉपुलिस्ट बिकम्स. फॉर इंस्टेंस हिटलर एज वेल, बिकॉज अगर उसके अर्ली 30s से पहले के इलेक्शंस आप देख लीजिए तो 20 सीटें मिल गई, 15 मिल गई, 18 मिल गई, लेकिन जैसे ही कोलैप्स हुआ और 1 मिलियन मार्क्स की डबल रोटी मिल रही थी जर्मनी के अंदर, तब उसने कहा कि मैं तो कह रहा था यही होगा आपके साथ, बिकॉज आई एम द सोल्यूशन एंड दे आर द प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई. सो टू मेक द पॉपुलिस्ट एक्सट्रीमली रेलेवेंट
जो ये मसाइल होते हैं अगर ये इरेडिकेट ना हो तो उसका कद बड़ा हो जाता है, बिकॉज वो पहले ही यही कह रहा होता है कि ये सारा इंस्टीट्यूशन बकवास है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये कैसे ऑपरेशनलाइज होता है। अब अगर कल को जाके ट्रेचरस गवर्नमेंट्स ही आनी है, टेरनीज ही आनी है जिन्होंने जुल्म करना है आवाम के ऊपर, क्योंकि पॉपुलिस्ट भी जुल्म करते हैं, वो जनरल मैस का जो राइट है वो आपसे छीन लेते हैं और उसी की सपोर्ट से आते हैं पहले। तो फ़र्क ये है कि ये अथॉरिटेरियनिज्म इसीलिए नहीं है बिकॉज इट इज़ नॉट कमिंग विद एन अपील ऑफ हेट, इट कम्स to you with a smiling face which is very beautiful and very appealing to everyone, because the selling point is so good that there is a cultural movement flowing beneath the entire political system that they try to construct for you. इसको वॉल्टर बेंजामिन कहता है कि एस्थेटिसाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। उसमें ये होता है कि इस तरह की जो मूवमेंट्स होंगी ना, वो सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करेंगी, दे विल गिव यू अ प्लेटफॉर्म, अ स्टेज टू एक्सप्रेस हाउ मच टॉक्सिन्स दैट यू आर होल्डिंग बैक इनसाइड योरसेल्फ। एक आपको स्टेज बनाकर देंगी जिस पे आके आप तमाम पॉलिटिकल लोगों को गालियां दे सकें। सो दैट स्टेज बिकम्स द स्टेट देन, because it is a movement that has no inherent solution to any problem but is very expressive. For instance PTI as well, कि हम उसकी बात करते हैं जिस तरह रियासत पाकिस्तान उसको आजकल डील कर रही है। मुनीब ने भी पहले 100 पेजेस जो मैड वर्ल्ड के हैं वो खान साहब के फिनोमेना को एड्रेस करता हुआ आपको नज़र आता है। और इसमें यह कि वो ये भी बता रहे हैं कि इमरान खान का 90s में राइज किस तरह हुआ, किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट किया, प्रोजेक्ट इमरान क्या होता है, इफ़ यू रीड द फर्स्ट 100 पेजेस। तो वो इसीलिए है कि आज की रियासत पाकिस्तान इमरान खान को जिस तरह से डील कर रही है, दैट शोज दैट दे डोंट अंडरस्टैंड द मैन एट ऑल एंड द मूवमेंट एज वेल। इट इज़ अ कल्चरल मूवमेंट, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, because it kind of gets its support from celebrity class as well, from these Gen Z keyboard warriors as well. So it is not something which is happening on the ground. It exists in the air, in the minds of people. And to deconstruct that, you have to approach it with the same approach. लेकिन वो करनी है या नहीं करनी, इशू ये होता है कि इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स होता है उसके बाद में, जहाँ भी ये मूवमेंट्स प्रेवलेंट होती हैं। और कोई अगर ये कहे कि ये इंटायरली नेगेटिव मूवमेंट्स हैं, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा, क्योंकि हो सकता है कोई इल्ज़ाम लगा दे कि यार आप तो बहुत एंटी इमरान है और ये सारी डिस्कशन इस एजेंडा पे हो रही है, या फिर इस्टेब्लिशमेंट ने लिफाफा दिया हुआ कि इमरान की बुराई करो यहाँ बैठ के। लेकिन पर्पज़ ये है कि इसकी कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं, बिकॉज इट इज़ अ वेरी यूनिफाइंग फोर्स। जिन ममालिक के अंदर नेशनलिज्म की डाउनस्लाइड चल रही होती है, जहाँ कौमियत का तस्वुर ख़त्म हो रहा होता है, वहाँ पॉपुलिज्म आके लोगों को और मैसेज को एडजॉइन करना शुरू कर देता है। हैना अरेंथ कहती है ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म के अंदर कि इट इज़ अ मैसिव यूनिफाइंग फोर्स। शी इज़ टॉकिंग अबाउट फाशिज्म दो, लेकिन वो ये कहती है कि डिसइंटीग्रेशंस जो है ना वो टेम्परेरली सस्पेंड हो जाती हैं माशरे के अंदर। लेट्स से कि कोई DHA में बैठा हुआ है, या कोई साउथ पंजाब से जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ से है, या कोई खैबर पख्तूनख्वा के किसी गांव में है, या एक्स फाटा के अंदर है, या बलूचिस्तान में है। Everybody starts believing in a single leader, which is Imran Khan. Now, what is this phenomena? Because there is no class consistency involved in it. How did this happen? This is happening because it is a temporary alliance of the lower and the upper classes, which is not sustainable, क्योंकि जब भी ये प्रिवेल कर जाते हैं, जब ये रियासत बन जाती है, तो उसके बाद वही लोग जिनकी सपोर्ट से आते हैं उन्हीं को क्रश करना शुरू कर देते हैं, because they don't believe in civil liberties. So their end is attaining the political power, which is fine if they proclaim that. लेकिन इशू ये है कि they become holier than thou. They would say कि we are doing this for you, we have no stakes involved. No, you have stakes involved. मैं सबसे पहले बड़ा सरप्राइज हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं पता था और मैंने आपसे कभी नहीं पूछा था मुजम्मिल आपने मेरी किताब पढ़ी या नहीं पढ़ी। ठीक है, मैं चुप कर जाता हूँ देने के बाद। अच्छा, सो और मैं अभी ना एकदम से बैठे हुए मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज मिल गया। इनको पता है उस किताब के अंदर क्या है। इनको पता है कि पहले 100 पेजेस मैंने लगाई इमरान खान वाली बात के ऊपर दिए। इट्स लाइक ऑलमोस्ट 250 पेजेस। सो 100 पेजेस तो मैं उधर लगा गया, बात ग्लोबल पॉलिटिक्स ही कर रहा हूँ और मैं खुद ही अपने आप को क्रिटिसाइज भी कर रहा हूँ उधर बैठ के। लेकिन अब इस चीज़ के ऊपर वापस आते हैं, क्योंकि मैंने कहा था मैं भी बताऊंगा कि मेरे लिए पॉपुलिज्म और कल्ट और ये सब वर्ड्स क्या हैं, और मैं भी इंटरचेंजेबली यूज कर रहा हूँ। अब बात इस तरह की है कि जो भी मुजम्मिल ने की है, उन्होंने क्लास का जिक्र किया, और मैं भी डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी से ही हूँ, तो यू नो वेयर डज माय पॉलिटिक्स लाई, बिकॉज आई थिंक वी आर, और जो कार्ल मार्क्स भी कहता है ना कि आपको लगता है आप इंडिपेंडेंटली सोच रहे हो, बट आप नहीं सोच रहे, क्योंकि जो सोशल कॉन्शियसनेस है वो आपके वर्ल्ड व्यू को शेप अप कर रही है, और उसके लिए मतलब कि आइडियोलॉजिकल स्टेट एपराटस भी स्टेट के पास मौजूद होते हैं। आपका मीडिया, आपकी एजुकेशन, वो सब आपको ब्रेन वॉश कर रहे हैं, एंड अल्टीमेटली यू नो द इकोनॉमिक बेस।
पॉपुलिज्म का जो मैंने स्केलेटन स्ट्रक्चर इस किताब के अंदर दिया है वो आप लोग देख लोगे, लेकिन वो एक ऐसा पार्ट था किताब का जो लिखते हुए मुझे बड़ा मजा आया। लग रहा था मेरे अंदर के सारा गुस्सा निकल रहा है, मेरे बदले पूरे हो रहे हैं। उसमें मैंने ट्रेस किया कि पॉपुलिज्म के कुछ फीचर्स होते हैं। एक तो होता है उसमें विक्टिम कॉम्प्लेक्स। विक्टिम कॉम्प्लेक्स ये कि जो पॉपुलिस्ट होता है वो तर जाता है, उसकी लॉटरी लग जाती है अगर वो डेथ को एस्केप कर गया हो, जिस तरह अभी डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली मौत को हराया है। अब वो दावे से कह सकता है मैं मौत को हरा कर आया हूं, किस्मत में था। he has started citing his Christian origins, his Christian belief, and he says it's divinely ordained. I was meant to survive and rescue you all. And so that brings me to, जब आप ये victim बन जाते हो और victim बन के you have a near death experience and you come back stronger, फिर चाहे किसी की टांग के ऊपर गोली चली हो या किसी के कान के पास से गोली गुजरी हो, तब आपको लगता है अब तो मेरे पास डिवाइन राइट आ गया है टू गवर्न, एंड आई हैव बीन चोजन एंड सेलेक्टेड टू सेव यू ऑल एंड टू रेस्क्यू यू ऑल। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू अनदर फीचर ऑफ पॉपुलिज्म व्हिच इज द सेवियर कॉम्प्लेक्स। के और सेवियर कॉम्प्लेक्स में आप क्या करते हो? पॉपुलिज्म में द वर्ड पॉपुलर इज आई थिंक द की वर्ड, एंड पॉपुलिज्म इज अ डेरिवेटिव एज फार एज आई थिंक। सो पॉपुलिज्म में क्या होता है? यू हैव टू बी पॉपुलर, और पॉपुलर होने के लिए पॉपुलर सेंटिमेंट को भड़काना पड़ता है, उकसाना पड़ता है। आप हर किसी को कहते हो, अपनी ऑडियंस को कहते हो, मेरे पाकिस्तानियों या मेरे प्यारे लोगों, तुम लोगों में कोई खराबी नहीं है। क्या कमी है तुम लोगों में? अपने आप को देखो, सारे बेहतरीन लोग हो, एक खुद मुख्तार कौम हो, लेकिन आपके साथ धोखा किया गया है, आपसे आपका हक छीना गया है। और आप अगलों को जब ये बताते हो कि आपसे आपका हक छीना गया, आप में कोई खराबी नहीं है। आप चाहे मजहबी अक़लियतों को उंगली के नीचे जितना क्यों ना दबाओ, आप में कोई खराबी नहीं है। आप चाहे मेरा जिस्मी मर्जी के नारे लगाने वाली खवातीन के ऊपर पथराव क्यों ना करो, आप में कोई खराबी नहीं है। आप चाहे अफगान रेफ्यूजीज को घटिया तरीन तरीके से क्यों ना ट्रीट करो, उनको अदरवाइज क्यों ना करो, आपको कोई खराबी नहीं है। खार कमर इंसिडेंट होता है या फिर बलोच यकजहती कमेटी के ऊपर वार होता है, आप में कोई खराबी नहीं है। आपके मॉब मैजॉरिटेरियनिज्म में कोई खराबी नहीं है। खराबी ये इस तबके में है, बस ये एक छोटी सी माइनॉरिटी, इसको गिच्ची से पकड़ लोगे, वाला मैजिकली ऑल योर प्रॉब्लम्स विल इवेपोरेट। लेकिन आपसे वो पकड़ी नहीं जा रही मुसीबत, वो मैं वेहिकल बनूंगा। मुझे कोई जरूरत नहीं थी, मुझे सब मिला हुआ है, मुझे खुदा ने सब दिया हुआ है, पूरी प्रिविलेज दी हुई है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए आया हूं क्योंकि आप एक बेहतरीन खुद मुख्तार कौम हो। सो आप विलन्स किसके अंदर ढूंढते हो? अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स में। अच्छा, अब मैंने इस बुक में एक और बात लिखी हुई है, मैड वर्ल्ड की भी बात कर रहा हूं, कि जैसे एक ब्रोकन क्लॉक भी दिन में 2 दफा वक्त सही बता देती है, हर पॉपुलिस्ट और हर फार राइट विंग वाला, हर दाएं बाजू का जो पॉपुलिस्ट होता है, वो भी कुछ बातें उसकी भी सच होती हैं। उसका झूठ भी और उसका प्रोपेगेंडा भी सच पे मुबनी होता है। झूठ बोलने के लिए आपको सच कहीं ना कहीं ढूंढना पड़ता है, लेकिन आधा सच फिर भी झूठ ही होता है। सो लाइक अ ब्रोकन क्लॉक टेल्स यू द टाइम करेक्टली ट्वाइस इन अ डे, उसी तरह से ये जब अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स पे उंगली पॉइंट करते हैं ना उनकी हिपोक्रेसी पर, उसमें सच्चाई भी होती है, उसमें देयर इज अ ग्रेन ऑफ ट्रूथ, बल्कि अ लॉट ऑफ ट्रूथ, नॉट जस्ट अ ग्रेन ऑफ इट। सो हमारे मुल्क में खान साहब की फॉर्म में हमने बिल्कुल एक पॉपुलिस्ट मूवमेंट देखी, लेकिन क्या अगर मैं इधर बैठ के खान साहब की हिमायत नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ या जो भुट्टो डायनेस्टी है उनकी आरतियाँ उतारना शुरू कर दूँ? बहुत अच्छे हैं, वो दूध के धुले में हैं, मैं चूजा हूँ, हम चूचे हैं, हमें नहीं पता उन्होंने क्या किया है, हमें नहीं पता नाजिम जोकियो केस, हमें नहीं पता मॉडल टाउन सानेहा जो उसको कहा जाता है, आज तक उस पर हमें जवाब नहीं दिया। हमें नहीं पता फातिमा फरीरो छोटी सी बच्ची थी, मर रही थी, और ये लोग सिर्फ पास द पार्सल खेल रहे थे ब्लेम के ऊपर। पीपल पार्टी की हिस्ट्री रह चुकी हुई है वो पूरी उस पीर वाली फैमिली के साथ। पता चलता है नहीं ये तो पीटीआई के लोग भी इसमें शामिल हुआ, तो पीटीआई के लोगों ने भी ये पीर फैमिली को लिया हुआ अपनी पार्टी में, वो ये करते चले जा रहे हैं, लेकिन आप सबने मिलकर जो गंद मचाया आप उसको एड्रेस नहीं कर रहे। असद शाह वाज द नेम, पीर असद शाह, एंड आई हैव मेंशन्ड इन द बुक। अब बात यह है कि जब खान साहब ये कहते थे कि जी उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स करप्ट हैं, उन्होंने चोरी की है, डकैतियां की हैं, कोई प्रोपेगेंडिस्ट और झूठा ही होगा जो कह के बात गलत है। बात बिल्कुल सच्ची थी, पर वो सच को पकड़ के उन्होंने क्या कहा कि इन गंदे लोगों का साथ पता है कौन दे रहा है? तुम्हारे खूनी लिबरल,
खूनी लिबरल वाला माफिया, तुम्हारी फेमिनिस्टें जो हमारा फैमिली सिस्टम तोड़ेंगी, तुम्हारी एनजीओ, इसीलिए जैसे ही वो पीटीआई की हुकूमत आई थी 18 एनजीओ बंद करवा दिए, आसमा जहांगीर को बुरा भला कहा, उसामा बिन लादेन को शहीद कहा। तो इस तरह का एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म एंड रिलीजियस नेशनलिज्म उसको भड़काया और बाकियों को कह दिया कि पॉलिटिकल ओपोनेंट समेत, जो कि बाय द वे करप्ट है, जो आपका वो वाला सेक्टर है ना जो सबसे पिसा हुआ तबका है, वो भी बहुत बड़ा कारण है आप लोगों की सफरिंग का। सो ये मेरे नजदीक पॉपुलिज्म होता है जो कि हिटलर ने अपने वक्त के ऊपर किया था, जो अब ट्रंप भी कर रहा है, जो बर्तानिया के अंदर 14 साल लगाकर खास तौर पे कंजर्वेटिव पार्टी ने किया, लेकिन लेबर पार्टी में भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं बाय द वे, उन्होंने भी यही किया। ब्रेक्जिट भी उन्होंने इसी तरह से करवाया था, और अभी जो हमें नजर आ रहा है कि जो मुस्लिम्स के अगेंस्ट राइट्स चल रहे हैं बर्तानिया में, वो भी इसी नैरेटिव पे चल रहे हैं, स्टॉप द बोट्स, दे आर टेकिंग our jobs away from us, our daughters are not safe, our sons are not safe, our children are not safe, because there is this swarm of bees that are coming in, this swarm of immigrants, we have to take them out, कुछ भी क्यों ना करना पड़े। नाइजल फराज जैसा बंदा जो कि फ्रिंजेस पे होता था, वो आज पार्लियामेंट में बैठ गया है। हिटलर की इन्होंने एग्जाम्पल दिया ना, मैंने किताब में भी लिखा है, वो पहले फ्रिंजेस पे होता था साइड, उसी तरह से खान साहब भी पहले ही वाज ऑन द फ्रिंजेस ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, बस सिर्फ दो लोगों के पास इधर एक वो तख्त था, और वो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी, ये दो पार्टियां थी, बस इनके बीच में हो रहा था पास द पिलो ऑफ पॉलिटिकल पावर, और बीच में फिर यू गॉट इमरान खान, बट इट टुक हिम अ लॉट ऑफ टाइम। 2013 में भी he had a near death experience, ऊपर से गिरे थे नीचे एक कंटेनर से, एंड तब वो लोगों की नजर में और हीरो बने थे। लेकिन एंड पे सफर कौन करता है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, वो कहते तो बिल्कुल सही है, नरेंद्र मोदी का ये नैरेटिव है, मैं चाय बेचता था और मैं ये गांधी डायनेस्टी को खत्म करूंगा। गांधी डायनेस्टी यूरोपियंस को ले आए हैं, पहले हम पर मुसलमान राज करते थे मुगल की सूरत में, फिर हम पे ब्रिटिश राज किया, अब आप सोनिया गांधी इटालियंस को लाओगे हमारे ऊपर। हमारे पास हमारे 56 इंच की छाती वाला मोदी है, वो हम लोगों को स्वतंत्रता दिलाएगा, हमारे लोकतंत्र को फिर से शक्ति देगा। और इस तरह आप लोगों में गुस्सा भरते हो, दंगे फसाद चाहते हो। दिस इज हाउ फार राइट वर्क्स, इट रियली फीड्स ऑन योर इनसिक्योरिटीज, बट इट आल्सो फीड्स इनटू योर इनसिक्योरिटीज। ये तो हो गया पॉपुलिज्म। कल्ट क्या होता है? क्योंकि कल्ट मुझे लोग बताते हैं वो उसकी बड़ी स्मॉल फॉलोइंग होती है, उसका ये डिफाइनिंग फीचर होता है, बट समहाउ आई थिंक कल्ट ये होता है जिधर आप उस स्टेज पे पहुंच गए हो ना कि आप किसी को क्वेश्चन नहीं कर सकते, सो समझ जाओ वो एक कल्ट है। और आज अपने आप से पूछना शुरू कर दो, हम किस किस को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, ना खुल के ना अपने बंद कमरों के अंदर, किसको क्रिटिसाइज करने की इजाजत नहीं है, किसके ऊपर क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकली कोई क्वेश्चन आस्क करने की भी इजाजत नहीं है, वो कल्ट है। ये उसका डिफाइनिंग फीचर होता है। सो पॉपुलिज्म एंड कल्ट, ऑल्दो नॉट सिनोनिम्स एंड ऑल्दो आई कैन नॉट डिफाइन देम वेरी वेल, मैं बुक में भी तकरीबन फेल ही कर गया हूं उस चीज पे। There are a lot of interlinks between them, और ये कहीं ना कहीं एक दूसरे में जाकर merge करती हैं, which then brings me to another question, कि मैं मुजम्मिल की तरफ ये वाला क्वेश्चन अब लाना चाहूँगा, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सारा दे दूँ। मैं ना अभी रिसेंटली एक डिनर टेबल पे बैठा हुआ था, और आपकी जो पाकिस्तानी एलीट है ऑफ कोर्स, और बाय द वे मैं काफ़ी कुछ जो बातें कर रहा होता हूँ, मुझे काफ़ी लोग कह रहे होते हैं करना बंद कर दो। तो मैं अभी इस टॉक के थ्रू आउट जो कुछ भी कह रहा हूँ, मैंने इन दो किताबों में जो कुछ भी लिख दिया ना, मैंने बगावत करके लिखा है। मैं इन्हीं लोगों के साथ क्योंकि उठता बैठता हूँ, तो जी डिनर टेबल के ऊपर बैठ के क्या सुन रहा कि हमारे मुल्क के अंदर हम क्रिश्चियंस के साथ बहुत अच्छा सलूक करते हैं। अच्छा क्यों? आई वेंट टू कॉन्वेंट, आई ऑल्सो वेंट टू कॉन्वेंट, आई ऑल्सो वेंट टू कॉन्वेंट। मैं कहा अच्छा, बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। मुझे ये बताओ कि आपके आइन के तहत क्या कोई क्रिश्चियन कभी हेड ऑफ स्टेट बन सकता है कि नहीं बन सकता? नहीं। कनाडा के अंदर कभी कोई मुसलमान बना है? नहीं बना। मैंने कहा यार उनके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मनाही है? चलो मान लूं अगर मैं आप लोगों को कि कनाडा बहुत वो मुस्लिम फोबिक है, बड़ा जालिम है, कभी मुसलमान को नहीं बनने देगा हेड ऑफ स्टेट, लेकिन मुझे बताओ पेपर पे मनाही है? नहीं, बस पेपर पे ही लाउड है। मैंने कहा एग्जैक्टली, हमारे पास तो हम अभी पेपर के ऊपर भी अग्री नहीं कर सक रहे। हमने तो वहां तकसीम किया हुआ है फर्स्ट क्लास सिटीजन, और फिर सेकंड क्लास सिटीजन, फिर थर्ड रेट सिटीजन, और फिर नॉन एंटिटीज। ये जो आपने अभी बात कही है ना कि जुल्फिकार भुट्टो पॉपुलिस्ट थे, वो रिफॉर्म्स लेकर आए थे, 1974 में लाए थे, और उन्होंने इस चीज को पूरा स्पेयरहेड किया था
एक ऐसा भी तबका है हमारे मुल्क में, एक मजहबी तबका, जिसको कि नॉन एंटिटी बना दिया गया, नॉन ह्यूमन बना दिया गया कि आप तो उस एंटिटी का नाम ही नहीं ले सकते। खैर, मेरी किताबों में, दोनों किताबों में उनका जिक्र है, और उनको नॉन ह्यूमन आपने इस तरह से किया कि जी पता चल गया वो मेजॉरिटी तो ना है ना हो सकते हैं, वो माइनॉरिटी भी नहीं है। आपको याद होगा पीटीआई की हुकूमत ने उस वक्त कुछ ये साउंडिंग्स चल रही थी कि जी उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को, वो खुद को कहते हैं अहमदी, मैं जिस कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, बट ये चर्चा शुरू हो गई थी 2021 के करीब कि अब उनको माइनॉरिटी मान लिया जाएगा, उनको माइनॉरिटी काउंसिल के ऊपर कुछ स्पेस दी जाएगी। और उस वक्त खलील रहमान कमर जैसे लोग पीजे मीर को इंटरव्यू देते हुए कह रहे थे कि इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ ऐसा और वैसा कर देना चाहिए। तो वो माइनॉरिटी भी नहीं है, मतलब कि ना मेजॉरिटी है ना माइनॉरिटी है। जो ना मेजॉरिटी है ना माइनॉरिटी है वो तो फिर कुछ भी ना हुआ। तो मैं ये बात जानना चाहता हूँ कि अभी इस बात को मैंने भी तस्लीम किया है कि इट्स वेरी रिडक्टिव टू से इमरान खान हर मुसीबत की जड़ है। नहीं, वो हर मुसीबत की जड़ नहीं है, वो आज जेल में बैठा हुआ है, वो डिसएम्पावर्ड है। तो फिर भी आज ऐसा क्यों है कि हमारे मुल्क के अंदर जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, जो एथनिक माइनॉरिटीज है, आपको मैं काफ़ी देखता रहता हूँ, आप आवाज़ भी बनते हैं ऐसे पश्तून, दे ऑलवेज कॉल यू ऑन देयर सेमिनार्स एज वेल, वो प्रॉब्लम्स अभी भी मौजूद है। तो मुझे तो ये लगता है, और इस वजह से मैं बड़ी दफ़ा कैंसिल भी हो चुका हूँ कि प्रॉब्लम, मुझे लोग कहेंगे तुम बुज़दिल हो, तुम उनका क्यों नहीं नाम ले रहे जिनका नाम लेना बनता है। हिम्मत नहीं है क्या? कभी खलाई मखलूक कह देते हो, तो कभी न्यूट्रल्स कह देते हो, कभी इस्टेब्लिशमेंट कह देते हो। मैंने तो ये बात कभी कंटेस्ट नहीं की कि इस्टेब्लिशमेंट ने ही ये बीज बोए हैं, और सिर्फ बोए नहीं है, उसको नर्चर भी किया। लेकिन मैं लोगों को भी बड़ा ब्लेम करता हूँ, जिससे मेरे कहने का तो मैं मास्टर्स को हर वक्त ब्लेम करता रहता हूँ, जिसकी वजह से आई गेट कैंसल्ड फॉर बीइंग एंटी डेमोक्रेटिक। और ये चीज मैंने देखी आपके साथ भी बहुत होती है। आप लोगों को बताते हैं कि मैं आज आप लोगों से मुखातिब हूं, दरअसल गिरेबान में झांक कर देख लो तो बुरे तो तुम भी हो। मैं तो इधर खैर अनाउंस करने लगा हूं, आई एम वेरी फ्लॉड, मैंने बहुत 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 बातें गलत की हैं। मेरी कोशिश अब है मैं कुछ सीखूं, लेकिन अभी भी बता रहा हूं देयर इज अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट दैट आई नीड। मेरे में बहुत बुराइयां, यहाँ से शुरू करूंगा ना, गिरबान में झांक कर देखूंगा तो बाकी सारे शायद मुझे अपने से बेहतर लगना शुरू हो जाए। मैं तो पहले ही मान रहा हूँ बहुत 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 बुरा हूँ, और ये अच्छी बात नहीं है, एंड वी हैव टू इंप्रूव आवरसेल्व्स। लोगों को जब ये कहते हैं कि खराबी आप में भी है, क्यों इतना माइंड कर जाते हैं? पॉपुलिज्म के हवाले से हम बात कर रहे थे ना, यू हैव एडेड अ वेरी गुड कॉन्टेक्स्ट टू दैट, जिसके बाद में आपने वो कहा कि एक सेवियर कॉम्प्लेक्स होता है, और दूसरा ये कि कुर्बानी दे के आवाम के लिए एक ऐसा एक्ट करना जिससे वो लगे कि आप विक्टिम हैं। लेकिन एक और जो उसमें एक कंसिस्टेंट पैटर्न है वो ये है कि उसमें सोशल क्रिटिसिज्म का आंसर बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होता। आई मीन दे आर नेवर गोइंग टू टेक द रिस्क ऑफ क्रिटिसाइजिंग द पीपल बिकॉज दैट्स वेयर दे ड्रॉ देयर पावर फ्रॉम। सो इफ द एंड रिमेन्स पावर देन यू कांट क्रिटिसाइज द जनरल मैस। तो वो रिफॉर्मर बनने की कभी कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि जो पहले ही अंडरलाइंग डिवाइड्स हैं सोसाइटी के अंदर उसको एम्पलीफाई करके एक्सप्लॉइट करते हैं। इसीलिए जो खान साहब की आपने सवाल किया कि वो तो जेल में है तो फिर फंडामेंटलिज्म अब भी बाहर क्यों है या बाकी सब क्यों है, वो इसीलिए कि ये प्री पार्टीशन जो चीज़ें हो रही थी ये उसी की कंटिन्यूएशन है ना। आके कुछ लोगों ने उसको एम्पलीफाई किया, स्क्रैच से क्रिएट नहीं किया। आई विल से दिस अबाउट ज़िया एज वेल दैट ही इज़ नॉट समबडी हु हैज़ री इनकारनेटेड फंडामेंटलिज्म इन द फर्स्ट प्लेस, ही वाज जस्ट एम्पलीफाइंग इट। उसकी वजह यह है कि पहले से जो फॉल्ट लाइंस मुआशरे में मौजूद होती हैं, इस तरह के लोग आगे उसको 10 से या 20 से मल्टीप्लाई करके और एम्पलीफाई कर देते हैं फॉर देयर पर्सनल गेन एज वेल। बहुत से लोग कहते हैं उस ज़िया से पहले कोई फंडामेंटलिज्म नहीं था। पहला मार्शल लॉ लाहौर में जो लगा अर्ली 50s में, वो किस बात पे लगा था? इसी बात पे कि वहाँ पर अहमदी परसिक्यूशन शुरू हो गई, लड़ाई होना शुरू हो गई और जनरल आज़म खान को बुलाया गया, और वो पहला रोल था जो इस्टेब्लिशमेंट ने सॉलिडिफाई किया आके कि वी आर द बैलेंसिंग फोर्स इन दिस स्टेट, बिकॉज रियासत के पास अमन कायम करने के लिए कोई यार्ड स्टिक नहीं है हमारे अलावा, तो उसको भी हमें बुलाना पड़ गया। तो अर्ली 50s में जब ये हो रहा है, उससे पहले कौन सा ज़िया आया था और उससे पहले कौन सा इमरान था? दूसरी चीज़ ये है कि एक पूरा कंट्री ही आपने एक पॉपुलिस्ट मूवमेंट के तहत विन किया है। सो हाउ कुड यू से दैट अब जो पाकिस्तान में हो रहा है ये जिना का पाकिस्तान नहीं है? कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिस इज जिनास पाकिस्तान।
दिस इज़ जिनास पाकिस्तान इन विच वी लिव टुडे। अगर आपको ये नहीं पसंद तो आप उसे भी क्रिटिक कर सकते हैं, पसंद है तो आप उनको लॉर्ड करें इस बात के ऊपर। सो आई वुड गो ऑन टू से कि जिन्ना साहब के बारे में कुछ चीज़ें, उनकी जो कंसेप्शन थी वो इतनी सिंपलिस्टिक थी। अच्छा, एक जगह मैंने अभी रिसेंटली कोट भी किया है कि उन्होंने वो रोजेज इन दिसंबर किताब के अंदर ये भी उनका एक्सेप्ट कोटेड है, वो ये कह रहे थे कि ये दो भाइयों की लड़ाई थी, एक ऊपर वाले पोर्शन में रहता है, एक नीचे वाले में। तो जो लैंडलॉर्ड है यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने कहा कि ये केस तुम लड़ो। मैंने कहा ठीक है, मैंने उन दोनों भाइयों की सुलह करा दी, अब दोनों खुशी खुशी रहेंगे आराम से। तो उनकी कंसेप्शन ये थी कि जब ये दो कंट्रीज अलग हो जाएंगे तो उसके बाद में अमन आ जाएगा, क्योंकि मसला ज़मीन का था वो ख़त्म हो गया। और बाद में उनका जो मालाबार हिल्स वाला घर था मुंबई के अंदर, वो नेहरू को पैगाम भिजवा रहे हैं कि प्लीज़ डोंट ब्रेक माई हार्ट, डोंट चेंज दिस, आई ब्रॉट इटालियन फर्नीचर फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज़, यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ, इसको बेचना ना प्लीज़, आई वॉन्ट टू स्पेंड माई समर वेकेशंस इन मुंबई। दूसरी चीज़ ये कि अभी 16 अगस्त आ रही है, पढ़ लें डायरेक्ट एक्शन डे पे क्या हुआ था। 20,000 लाशें कोलकाता में शाम को सड़ रही थीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी इंटरवीन नहीं किया। कॉल क्या दी गई थी लीग की तरफ से, जो गैरतमंद मुसलमान है वो जुमे की नमाज़ पढ़ के बाहर निकले, वो डरता नहीं है किसी से। And then what happens? There is a mass scale violence and they kind of get the justification to win a new state. Instigation to violence from both ends. I'm not blaming this one entity. तो आगे भी उसी की कंटिन्यूएशन होगी ना, क्योंकि उसी तरह के पॉपुलिस्ट नारे लगा के, ये हम पंजाब में लाहौर में बैठे हुए हैं ना, पंजाबी को होश नहीं थी कि पंजाब तोड़ने के लिए उससे पूछा या नहीं। सबसे बड़ी डिवीजन तो यहाँ हुई ना, खैबर पख्तूनख्वा तो वहीं पे है, बलूचिस्तान वहीं पे है, गिलगित वहीं पे है, कश्मीर जो है वो उसकी डिवीजन बाद में हो गई। लेकिन यहाँ तो किसी से नहीं पूछा। यूनियनिस्ट पार्टी के सारे वडेरे जो कि इतने बड़े जागीरदार थे कि जिनकी ज़मीनों के ऊपर 2-2 घंटे गाड़ी चलती होती थी, उन्होंने सिर्फ एसेंट दे दिया मुस्लिम लीग को कि ठीक है आप जो करते हैं। हालांकि उन्होंने भी ये नहीं कहा कि पंजाब की डिवीजन करनी है, लेकिन बाद में उनको भी डबल क्रॉस कर दिया गया और वो सारा हुआ। 46 में कैबिनेट मिशन प्लान साइन हो रहा है, तब तक यूनिफाइड इंडिया की बात हो रही है, उसके बाद में अचानक से ये सब कुछ हो जाता है। इसके बाद में लॉर्ड ललितगो जो कि वॉइसरॉय हैं, वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं जनाब का कि थैंक्स लॉर्ड फॉर सेविंग मी, और वो आगे से कह रहे हैं ये लाहौर रेजोल्यूशन पेश करने पे एक दूसरे का शुक्रिया अदा किया जा रहा है। तो इधर से जवाब आ रहा है कि थैंक्स लॉर्ड फॉर गिविंग माई पार्टी अ न्यू पुश, because now we have something to play with. So they needed to subjugate Congress with the third force. उसी तरह जिस तरह MRD या फिर उसके बाद अभी ये जो बेनज़ीर और नवाज शरीफ के दरमियान बैठ के साइन हुआ था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, इसको तोड़ने के लिए खान खड़ा हो गया था। So there is absolute similarity. It is just history on loop that we see happening. उसमें खान आ जाए या और लोग आ जाए, हम तो इन टाइम्स में जिंदा है ना। अगर मैं भुट्टो के दौर में होता, आई वुड हैव बैश्ड हिम वेहेमेंटली डे इन डे आउट, बिकॉज ही वाज एन एब्सोल्यूट विलन टू मी। उसकी वजह यह है कि इस तरह के लोग होते हैं जो मैथ्स का दिमाग ही बंद कर देते हैं आके, और जुमे की छुट्टियां दे रहा है, मैं शराब पीता हूँ लेकिन आपको नहीं पीने दूंगा, इस तरह की हरकत हो रही हैं। तो ये नॉन इश्यूज़ की मेन स्ट्रीमिंग करना शुरू हो गए। उसके बाद में जिस लेफ्ट के कंधे पे सवार होकर आया उसी को डिमोलिश कर दिया, वहाँ पे जाके असेंबली तोड़ दी, बलोचिस्तान में 5,000 बंदा मार दिया ऑपरेशन करके। और आपने ये रवायत रख दी कि एक डिक्टेटर आएगा जो सिविलियन कपड़ों में भी हो तो वो भी रियासत से ऊपर हो जाएगा। टिक्का खान को आपने आर्मी चीफ लगा दिया जो बुचर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान था, जस्ट टू मेक अ स्टेटमेंट दैट आई विल डू व्हाटएवर आई नीड टू डू। ही हैड अ चांस व्हिच इज अनप्रेसिडेंटेड स्टिल इन 2024 कि वो गुल हसन को जो कि आर्मी चीफ था अगवा करके बुलाता है प्रेसिडेंट हाउस में, ज़बरदस्ती उससे साइन करवाता है इस्तीफे पे, और गुलाम मुस्तफ़ा खैर मर्सिडीज़ की स्टीयरिंग व्हील पे बैठता है और उसको अगवा करके लाहौर छोड़ के आते हैं, आके कमरे में बंद कर देते हैं, जब तक नया चीफ नहीं आएगा तुमने हिलना नहीं है यहाँ से। दिस वाज द पावर ऑफ द मैन हु कुड नॉट डू डेमोक्रेटाइजेशन इन दिस कंट्री दैट इज डोमिनेटेड बाय द एस्टैब्लिशमेंट टुडे, अ गोल्डन चांस दैट ही हैड डिस्ट्रॉयड इट। तो ये चीज़ है कि ये पॉपुलिज्म का ही मसला है ना, कि आवाम जिन लोगों के लिए मर रही होती है वही आपके ओप्रेसर होते हैं। अब उसके लिए उसको काउंटर चेक करने के लिए जो अवाम पे तनकीद नहीं करेगा वो तो सबसे बड़ा जुल्म कर रहा है आपके साथ। इतना बड़ा ये मैंने ये देखा है कि ये एस्केपिज्म होता है कि आके लेफ्ट की भी मैं बात अगर कर लूँ, वो सिर्फ यही कहते रहते हैं कि चूंकि बरतानवी साम्राज्य ने आपके पैसे छीन लिए इसलिए आज आप जलील हो रहे हैं। भाई उसको गए हुए पता नहीं कितने साल हो गए हैं, 48 में चाइना शुरू हुआ, वो कहाँ पहुँच गया? आपके पास इसके अलावा कोई दवाई नहीं है बेचने के लिए लोगों को कि तुम इसलिए ऑप्रेस हो रहे हो क्योंकि कॉलोनियलिज्म एक एज में था इसीलिए। तो पॉपुलिस्ट जो है रेमिनिसेंस भी यही होता है कि एक दौर में आप अजीम थे, दे विल टेक यू बैक टू द हिस्ट्री। दुनिया की तमाम प्रोग्रेसिव रियासतें आगे का प्लान देती हैं, पॉपुलिस्ट पीछे लेके जा रहा होता है आपको,
लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अगेन, और ये भी इसी तरह के मैं 7th सेंचुरी की स्टेट बनाऊंगा. नॉस्टैल्जिया फॉर अ लॉस्ट ग्लोरी. Exactly. So they are a movement which has a trajectory of going back to the times, not ahead of times, and that's why they will be a destructive force. You can never be oppressed by an authoritarian regime because you know that you hate them, but you will be destroyed by people that you love. अच्छा, आज हम क्योंकि बैठे हैं और जो हमारा एक्सेस है कॉन्वर्सेशन का वो ये दोनों बुक्स हैं, एंड दोनों बुक्स के अंदर जो टॉपिक्स ऑफ कॉन्वर्सेशन बहुत वाइड रेंजिंग है. लेकिन अब मैं थोड़ा सा बोलूं कि ये किताब का आइडिया किधर से आया दोनों का, और इसकी ग्लिम्स या ट्रेलर दे देता हूँ. सो क्योंकि मैंने पेइंग द प्राइस पहले लिखी थी, आई थिंक आई वॉज इन अ वेरी एंग्री स्पेस एट दैट टाइम. मार्च 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, एंड इसको मैंने बुक को कंसीव किया था फरवरी में. एंड हुआ ये था कि 8 फरवरी 2024 को हो गए थे इलेक्शन, और मुझे दिख रहा था, सबको दिख रहा था कि, या सुनाई दे रहा था कम से कम जो नहीं मानना चाहते, कि जी धांधली हुई है और बड़ी ज़्यादा धांधली हुई है. और काफ़ी लोगों को लगा ये इंसान जो बैठा हुआ है, ये इसकी हिमायत करता है इस धांधली की, ये बेनिफिशरी है इसका. काफ़ी लोगों ने कहा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है इसके वालिद साहब. इसके वालिद साहब को आप देखो तो वो स्पेशल एडवाइज़र भी थे प्राइम मिनिस्टर के, वो कभी यहाँ और कभी इस पोजीशन पे हैं, तो ये तो इमरान खान के खिलाफ बात करेगा ही. इस जैसे लोग हैं जो कि मुसीबत की जड़ है. और मुझे ये महसूस हुआ, अब ये बड़ी पर्सनल स्टोरी इधर दे रहा हूँ, कि कहीं ना कहीं मेरी हिपोक्रेसीज हैं, बिकॉज इफ नॉट वोकली आई माइट हैव साइलेंटली बिन कंप्लिसिट, आई डोंट नो इन व्हाट, और आई कांट रियली पॉइंट माय फिंगर एट, बट आई हैव डेफिनेटली बिन कंप्लिसिट. आई हैव नॉट डन नियरली इनफ. इन सारों का गुस्सा जायज़ है. दूसरी बात ये कि मुझे इतना खुद गुस्सा था पीटीआई की, जो मैंने एक पॉपुलिस्ट पीरियड देखा था, उसका बड़ा जोर का मेरे ऊपर इम्पैक्ट इसलिए रह गया था, बिकॉज पता है तब क्या होता था. अप्रैल 2022 से पहले ना, जब इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस का हम सुनते थे, खार कमर इंसिडेंट का मैंने जिक्र किया 2019 में, ये पश्तून ही बुरी, ये पीटीएम ही बुरी. जब मैं ये सुनता था कि अब निसाब आपका ऐसा आ रहा है कि रूलिंग पार्टी के हमारे जो गवर्नर है पंजाब में, वो ये कह रहे हैं कि आपको कुछ रिलीजियस एग्जाम लेने होंगे, नहीं तो आपको मेडिकल और इंजीनियरिंग डिग्री नहीं मिलेगी. अवाम को देखता था, सुनता था, और वो जो मेजॉरिटी सेक्ट और मेजॉरिटी रिलीजन को बिलोंग करता था, जौन सा तबका, कहता था सही डिसीजन है, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है, यहूदी एजेंट हो क्या तुम फॉरेन एजेंट हो क्या, तुम रॉ एजेंट हो. हमारे हसास इदारों के बारे में कुछ ना कहना. मैंने कहा हिसास तो बहुत ही हिसास है यार, माइंड ही कर जाते हैं. कुछ भी नहीं कहा उनके बारे में, बल्कि मैं तो भारतीय मीडिया के ऊपर जाकर उनको सुनाता रहता हूँ. मैं तो अपने हिसास इदारों की ही दफा कर रहा हूँ यार, अगर एक तरह से देखा जाए. हालांकि मैं कोई स्टेट पर्सन नहीं हूँ, ना मैं स्टेट रिप्रेजेंटेटिव हूँ. एक मुझे बड़ा टॉक्सिक मिक्सचर नजर आया हाइपर रिलीजियोसिटी और हाइपर नेशनलिज्म का, क्योंकि हर कोई सेम पेज पे था. आपकी इस्टेब्लिशमेंट सेम पेज पे, आपकी हुकूमत सेम पेज पे, आपकी मीडिया सेम पेज पे, आपके जजेस सेम पेज पे, आपके मुल्ला और क्लेरिक्स सेम पेज पे, और आपकी अवाम सेम पेज पे, क्योंकि वो मोहब्बत करते थे अपनी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को उस वक्त. तो फिर डिसेंट का कोई चांस नहीं रहा था, क्योंकि एक बंदा था जो पोस्टर बॉय था इस पूरे निज़ाम का, उसके 240 मिलियन चाहने वाले थे. मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखी थी अप्रैल 2022 में, जब वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था. बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कि अब वो जो एक सेम पेज है ना, वो ऐसा फटा है, हर कोई बैठे बैठाए गद्दार बन गया. आज हर कोई अब एक दूसरे पे कीचड़ का पेड़ा उठाएगा और फेंकेगा, और दूसरे को गद्दार गद्दार कहेगा कि मैं तुमसे ज्यादा मजहबी हूं, तुम तो ऐसे, तुम तो वैसे, तुम तो काफिर, तुम तो ये. अब फतवे लगाएगा एक दूसरे पर. फतवे लग भी रहे हैं. अभी हाल ही में एक मुफ्ती साहब के ऊपर भी फतवा लग गया. वो मुफ्ती साहब जो दूसरों पर लगाते थे, नाम मत ही बुलवाना मेरे से. तो मैं ये देखूं अब अपॉर्चुनिटी पैदा हुई है कि ये सारे जो 98% एक पेज के ऊपर थे और 2% को कैसे कुचल रहे थे जूती के नीचे, अब कम से कम मुंह खुलने शुरू होंगे. तो मैं एक दिन मुजम्मिल के साथ बैठा हुआ, मैंने मुजम्मिल से ये कहा कि पता है क्या, इनको समझ नहीं आती मैं क्यों नहीं इतना इस चीज़ का हामी कि पीटीआई वापस आ जाए.
इसी नहीं क्योंकि मैं नून लीग और पीपल पार्टी को बड़ा अच्छा समझता हूँ, उनकी मैं क्लास ले रहा होता हूँ और बगावत करके ले रहा होता हूँ। मुझे बड़े लोग कह रहे होते हैं मत कहो उनको कुछ, मैं कह रहा होता हूँ। अब्दुल कादिर पटेल की क्या मैं मतलब आती उतारूं, कहते हैं कि जी उधर सिंध में कोई फोर्स कन्वर्जन हो रही है, मुझे तो नहीं ऐसा पता। मैं इन लोगों की क्या माला जपूं, इनकी क्या तारीफें करूं, इनमें क्या है तारीफ करने वाला, मुझे तो नहीं मिल रहा। लेकिन मैं खास तौर पे पीटीआई से क्यों डरा होता हूँ। मैंने मुजम्मिल के कहा था कि ये जवानी है दीवानी नाम की एक फिल्म है, उसमें दीपिका पादुकोण रणबीर कपूर को कहती है मुझसे फिर से बात ना करो क्योंकि मुझे फिर से तुमसे प्यार हो जाएगा, मुझे फिर से तुमसे मोहब्बत हो जाएगी। और मुझे ये लगता है कि अगर आप पीटीआई को वापस ले आओगे ना तो 98% अवाम को फिर से प्यार हो जाएगा जिनको आप न्यूट्रल कहते हो, आपको फिर से मोहब्बत हो जाएगी उनसे और आप फिर से यही कहोगे बहुत अच्छा है। जिस डिसेंड करने वाले को चुकना है चुको, जितनी काली गाड़ियां भेजनी है भेजो, जितने फेमिनिस्टों के ऊपर पथराव करवाने हैं करवाओ, जितने तारिक जमील को अपने टीम पर बुलवाकर कहना है कि औरतों की जीनों ने और नाच गाने ने कोविड का पेंडेमिक कॉज कर दिया करवाओ, क्योंकि हमें तो गर्व है उनके ऊपर। मुझे उस दिन से डर है कि ये जो थोड़ी बहुत एक स्पेस मिली है ना डिसएग्रीमेंट करने की, मुझे वो भी ना खत्म हो जाए। मुझे नहीं लगता 3-4 साल पहले मेरी जरूरत हो पानी थी ये किताबें लिखने की। सो अब मैं ये कह रहा हूं, अब लगी है चोट आपको, अब बने हो आप असल डिसिडेंट्स, अब हुई है गुफ्तगू शुरू, तो इसलिए कहता हूं शुरू करो गुफ्तगू। सो टुडे आई हैड माय बुक लॉन्च इवेंट और इसके ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑडियंस भी थी। दे वर कीन टू नो व्हाट द बुक्स आर अबाउट। और मेरे साथ जो मेरे को पैनलिस्ट थे सईद मुजम्मिल शाह और डॉक्टर मेहरब अवान, इससे बेहतर मैं सोच नहीं सकता था कि और कोई साथी हो जो कि मेरी बुक लॉन्च कर रहे हो, बिकॉज बोथ माई बुक्स डील विद वेरी सेंसिटिव टॉपिक्स। दोज टॉपिक्स आर वेरी करंट, वेरी रेलिवेंट टू द काइंड ऑफ वर्ल्ड दैट वी लिविंग इन। उनमें से एक पेइंग द प्राइस है, जिसके अंदर मैंने बात की है हमारे मुल्क के अंदर जो इंटरसेक्शनल नेचर है रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का, मिसोजिनी का, क्लास अपार्थाइड का, एंड हाउ इट इम्पैक्ट्स अपॉन पीपल्स डेली लाइव्स। और मैंने साथ ही में मैड वर्ल्ड के अंदर फिर ग्लोबल पॉलिटिक्स में बात की है, वेयर द फोकस देन शिफ्ट्स फ्रॉम द नेशनल एंड लोकल टू द ग्लोबल, एंड इट वाज अ वेरी इंसाइटफुल डिस्कशन। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, सिर्फ यानी अपने को पैनलिस्ट से नहीं। आई थिंक कि वो तो एक ट्री ऑफ नॉलेज है ना सईद मुजम्मिल शाह, और वो तो चलती फिरती इंस्टीट्यूशंस हैं डॉक्टर मेहरब, लेकिन जो ऑडियंस हैं, जिस किस्म की उनकी तरफ से मुझे कमेंट्री सुनने को मिली और जिस किस्म के उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, इट एक्सरसाइज माय माइंड एज वेल। मतलब मुझे ऐसी चीजों को सोचने पर मजबूर कर दिया जो कि शायद मुझे पहले ना ख्याल आए हो। तो बहुत ही एक प्रोडक्टिव इवेंट रहा है और बहुत आई थिंक इसमें कुछ कंस्ट्रक्टिव बातें हुई हैं। मतलब हम प्रॉब्लम्स तो डिस्कस करते रहते हैं, आई थिंक इफ at a mass level we start thinking this way and we start asking questions, सिर्फ problems नहीं, हम I think finally solutions तक भी पहुंच सकेंगे। I hope कि something good comes out of not just my books but also the talk that we had today. Thank you very much.